सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के टूटे छप्पर से छन छन कर भीतर आ रही थी। मिट्टी की दीवारों से टिकी छोटी सी रसोई में रोहित की पत्नी अंजलि लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। पास ही कोने में पुरानी चारपाई पर रोहित की बीमार मां कराह रही थी। रोहित वहीं बैठा मां की कमर दबा रहा था। बेटा, अब तो लगता है मेरी सांसें भी बोझ बन गई हैं। ऐसी बात मत करो माँ, तुम ठीक हो जाओगी। बस दवा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रोहित जी, चूल्हे में बस थोड़ी सी लकड़ी बची है। दाल तो चढ़ा दी है, पर सब्जी नहीं है घर में। कोई बात नहीं अंजलि, आज सेठ के यहाँ कुछ बचा खुचा मिल गया तो ले आऊंगा। तो माँ का ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ। गांव की सबसे बड़ी हवेली में सेठ घनश्याम नकली सोने के जेवरों को चमकाने वाला केमिकल चढ़ा रहा था। उसके सामने एक अलमारी में कई डिब्बियां थीं, जिनमें असली जैसा दिखने वाला नकली सोना भरा था। तभी रोहित हाथ में झोला लिया अंदर आया। अबे रोहित, कितनी देर कर दी? ये लो, साहूकार के घर ये डिब्बी लेकर जाओ और कह देना शुद्ध सोना है, सेठ जी की गारंटी है, समझा? सेठ जी, ये तो वही जेवर है ना जो पिछली बार आपने कहा था इनमें तांबा मिला है। अबे ओ झोपड़ी में रहने वाले, बहुत सवाल करने लगा है तू। तेरी माँ का इलाज कौन कराएगा? तेरी बीवी को खाना कौन देगा? चुपचाप जो कहा है वही कर। रोहित की मुट्ठी भिज गई, पर आंखें नीची कर वह डिब्बी लेकर बाहर निकल गया। गांव की चौपाल पर कुछ औरतें और आदमी इकट्ठा थे। चर्चा हो रही थी कि रघु काका के बेटे की शादी टूट गई क्योंकि सेठ के दिए गहने नकली निकले। सेठ के खिलाफ बोले भी तो कैसे? वो तो सरपंच से भी ऊंची पहुंच वाला है। एक दिन रोहित अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। अरे बेटा, कोई मुझे पानी पिला दे। कोई है यहाँ पर? कोई मेरी मदद करो। लगता है आसपास कोई घायल व्यक्ति पड़ा है, मुझे देखना चाहिए। इतनी करुणा आवाज किसकी है? तो उसने देखा कि वहां एक साधु घायल पड़े हुए हैं और उनके पैर से खून बह रहा है। रोहित ने उन्हें उठाया और पूछा, साधु महात्मा, आपको क्या हुआ है? आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। इस बूढ़े साधु की मदद करो बेटा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल नहीं पाता। यहाँ से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया। तभी से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है साधु महात्मा, मैं आपकी सहायता करता हूँ। मैं पहले आपको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ, फिर आपको अपने घर ले चलूंगा और जो भी मेरे पास रूखा सूखा भोजन है आपको अवश्य खिलाऊंगा। रोहित ने साधु महात्मा को पानी पिलाया और फिर सहारा देकर उन्हें अपने घर की ओर ले गया। अंजलि, घर में कुछ खाना है तो लाकर दे दो साधु बाबा को। जी, घर में तो सिर्फ 2 सूखी रोटी बची हैं, वो भी मैंने आपके लिए रखी थी। कोई बात नहीं अंजलि, वो 2 रोटी साधु महात्मा को दे दो। पर आप क्या खाएंगे जी? अरे अंजलि, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तो पानी पीकर भी रह लूंगा, पर साधु महात्मा बूढ़े हो गए हैं, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होगी। फिर अंजलि ने साधु महात्मा को 2 सूखी रोटियां दे दी। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया और तुम भूखे ही रहोगे। तुम क्या करते हो बेटा? साधु महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, एक सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ, उसमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता है वही खिलाकर अपना परिवार का पेट भरता हूँ। चिंता मत कर बेटा, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। तुम जैसे दयालु बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। साधु महात्मा ने अपनी झोली से एक चमकदार हीरा निकाला। वो चमकदार हीरा देखकर रोहित की आंखें चौंधिया गईं। ये देखो, इसे कोई साधारण हीरा मत समझना। ये देखने में बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। इसे अपने पास रखो। साधु महात्मा, मैं भला इस हीरे का क्या करूंगा? मुझे तो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन चाहिए, मैं उसी में प्रसन्न हूँ। बेटा, इस हीरे को जमीन में दबा देना और देखना कुछ ही दिनों में हीरों से लदा हुआ एक सुंदर सा पेड़ उग जाएगा। फिर तुम इन हीरों का व्यापार भी कर सकते हो। क्या सचमुच साधु महात्मा ऐसा संभव है? मैंने आज तक हीरे के पेड़ के बारे में नहीं सुना। बेटा, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मेरी सहायता की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में ये नन्हा बीज देता हूँ। निसंदेह ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मैं भला इस हीरे के बीज को कहाँ लगाऊंगा? अगर कहीं इधर उधर लगाया तो लोग इस पेड़ को नोच लेंगे। तभी रोहित को एक योजना सूझी। अगले दिन जब वह काम पर गया, तब उसने सेठ से अपने मन की बात कही।
सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखो, अगर तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि महीना खत्म होने से पहले मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। ठीक है, बताओ क्या बात है, लेकिन जल्दी करना, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपनी बात। रोहित ने सेठ जी को साधु की पूरी कहानी बताई और उस हीरे के बीज के बारे में भी बताया जो साधु ने उसे दिया था। सेठ घनश्याम, मेरे पास इतनी जमीन नहीं है कि मैं इस हीरे का बीज लगा सकूं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जमीन दे दें जहां पर मैं इसे मिट्टी में दबा सकूं, तो इसका लाभ आपको भी अवश्य मिलेगा। अच्छा, क्या सचमुच तुम्हारे पास हीरे के बीज हैं? पहले मुझे दिखाओ वो हीरे कहाँ हैं। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? रोहित हीरा निकालकर सेठ को दिखाता है। सेठ के मन में लालच भर जाता है। वह तुरंत रोहित से बहुत प्रेम से बातें करने लगता है। अच्छा ठीक है रोहित, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम इतने समय से मेरे पास काम कर रहे हो, मैं अवश्य तुम्हें थोड़ी सी जमीन दे देता हूँ। सेठ ने आंगन की ओर इशारा किया और कहा, देखो वह अच्छी जगह है, वहाँ पर तुम अपना हीरा लगा सकते हो। रोहित सेठ की बात सुनकर बहुत खुश होता है। वे जल्दी से सेठ के आंगन की तरफ जाता है और वहाँ पर मिट्टी खोदकर तुरंत हीरे को दबा देता है। अब साधु महात्मा के कहे अनुसार जब हीरे का पेड़ बड़ा हो जाएगा तब मैं इसका व्यापार करूंगा और इसका लाभ सेठ जी को भी मिलेगा। कुछ ही दिनों में वहाँ पर सुंदर हीरे का पेड़ उग जाता है। घना पेड़ और उस पर लटके हुए हीरे देखकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखो कितना सुंदर पेड़ है, अब मैं इसके हीरे तोड़कर व्यापार करूंगा। अरे लेकिन इसका फल तो रोहित को मिलना चाहिए, क्योंकि हीरे का बीज वही लेकर आया था। तो क्या हुआ, ये जमीन तो मेरी है, कौन मानेगा कि हीरे का बीज रोहित लेकर आया था? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। रोहित ने कहा था कि आप दोनों लाभों के बराबर अधिकारी होंगे और आप इस पेड़ पर अपना हक जमाना चाहते हैं। मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है ना? कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना, बस मेरे काम के बीच मत बोलो। कुछ देर बाद मोहन पेड़ के पास आता है और देखता है कि पेड़ काफी बड़ा और सुंदर हो गया है। उस पर हीरे लगे हुए हैं। वाह, यह पेड़ तो इतना सुंदर हो गया है और इस पर हीरे भी लग गए हैं। एक हीरा तोड़कर देखता हूँ। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ घनश्याम, मैंने कहा था ना, देखिए यह कितना सुंदर पेड़ हो गया है, अब हम दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। हम दोनों कौन? ये पेड़ मेरे आंगन में है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। तू निकल जा यहाँ से। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको सब कुछ बता था कि कैसे मैंने हीरे के बीजों को साधु की मदद से प्राप्त किया था। दुष्ट, अपने मालिक को उल्टा जवाब देता है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी। बेचारा रोहित वहाँ से रोता बिलखता हुआ वापस चला जाता है और घर जाकर खूब रोता है। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं तो पूरा लाभ सेठ जी के साथ बांटने की बात करता था, फिर सेठ जी ने अकेले ही पेड़ पर अधिकार जमा लिया। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो मैं कैसे अपने परिवार का पेट भर सकूंगा? रोहित को इस बात से बहुत दुख पहुंचा। वह उदास मन से एक जंगल की ओर चल पड़ता है। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तब वह देखता है कि साधु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। ये देखकर रोहित थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि वही साधु महात्मा यहाँ उसे फिर मिल गए। रोहित बेटा, तुम यहाँ इस प्रकार भटक रहे हो। साधु महात्मा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ। मैंने तो तुम्हें हीरे का बीज दिया था, फिर तुम इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? रोहित ने साधु को पूरी बात बताई और सेठ के अत्याचार के बारे में भी बताया। तुम चिंता मत करो, उस धोखेबाज सेठ को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उधर सेठ हीरे के पेड़ से बहुत धन कमाता है। वो प्रतिदिन हीरे तोड़ता है और बाजार में ले जाकर उसे अच्छे दामों पर बेच देता है। हाँ, मैं तो अब अच्छा खासा धनवान हो गया हूँ। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब कुछ इस हीरे के पेड़ के कारण हुआ है। राजमहल में राजा अपनी रानी के साथ बैठे थे। रानी का चेहरा उदास था। प्रिय, क्या बात है? आज तुम्हारी मुस्कान खो गई है। महाराज, अब मुझे पुराने गहनों में आनंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ हीरे का हार, जो सबसे अलग हो, जो कोई ना पहन पाया हो, वैसा हार चाहिए। तो फिर ऐसा ही होगा, पर ऐसा हार मिलेगा कहाँ? उसी समय नगर सेवक आकर सूचना देता है। महाराज, मुझे गांव के बाजार से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है।
लोग कह रहे हैं कि इस गांव में सेठ घनश्याम नाम का एक व्यापारी है जो हाल ही में बेहद अद्भुत हीरे बेचने लगा है। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने इतने सुंदर और शुद्ध हीरे बनाए हैं कि वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सेठ घनश्याम, क्या वो इतने सुंदर हीरे बनाता है? जी महारानी, पूरे बाजार में उसके हीरे चर्चा का विषय है। सोचिए, यदि वही हमारे लिए गहना बनाए तो ये देश भर में प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? रानी के लिए गहना वही बनाएगा। सिपाहियों को भेजो, पता लगाओ कि सेठ घनश्याम सच में कौन है और क्या वो इस योग्य है। राजा के 2 विश्वस्त सिपाही सेठ घनश्याम के घर पहुंचते हैं। हवेली के बाहर चहल पहल है। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी चमक उनकी आंखों में चुभती है। वे ठिठक जाते हैं। सामने आंगन में एक पेड़ खड़ा है, लेकिन कोई साधारण पेड़ नहीं। उसकी डालियों पर असली हीरे झिलमिला रहे हैं। क्या क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? ये पेड़ है और इस पर हीरे उगे हुए हैं। ये कैसा चमत्कार है। दोनों जल्दी से महल की ओर लौट जाते हैं। दरबार में राजा के सामने झुकते हैं और सूचना देते हैं। महाराज, ये खबर अभूतपूर्व है। सेठ घनश्याम के आंगन में एक पेड़ है जो हीरे उगाता है। क्या? हीरे का पेड़? जी महाराज, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उसकी डालियां हीरों से लदी हैं। ऐसा पेड़ न कभी देखा न सुना। महाराज, ये बात केवल बाजार के हीरे बनाने की नहीं है। ये तो जादू या चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। महाराज, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अब तुरंत जाएं और सेठ के घर पर अपना अधिकार कर लीजिए। आप राजा हैं, भला आपको कौन रोक सकता है। राजा कुछ सैनिकों को लेकर सेठ के घर जाते हैं। इस दुष्ट सेठ को कैद कर लो और इसे महल लेके चलो। हमारे राज्य में ये अमूल्य खजाना है और इसने इस विषय में हमें कुछ नहीं बताया। इस कारण इसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। इस पेड़ का बीज तो हमारा नौकर लेकर आया था। तो क्या हुआ? इस सेठ का यह कर्तव्य था कि हमें इस हीरे के पेड़ के बारे में बताए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इस कारण हमें इसे कारावास में डालना होगा। राजा सेठ को लेकर महल चले जाते हैं। सेठ को कारावास में बंद कर दिया जाता है। उधर मेहनत करते करते रोहित को राजा के दरबार में नौकरी मिल जाती है। वह महल में सैनिक बन जाता है। रोहित, आज तुम्हें कैदियों के पास जाना है। तुम्हें दिन भर उनकी निगरानी रखनी है। ध्यान रहे, इस कार्य में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तुम नए हो इसलिए समझा देता हूँ। मैं अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करूंगा। मुझसे कोई भूल नहीं होगी। रोहित कारावास में जाता है तो देखता है कि सेठ घनश्याम रो रहे हैं। अरे रोहित, तुम यहाँ क्यों? तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी मिल गई? जी सेठ जी, लेकिन आप कारावास के अंदर क्या कर रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया कि राजा ने आपको इस प्रकार कैद कर लिया? अरे रोहित, अब तुझे क्या ही बताऊं। शायद ये मेरे कर्मों का दंड है। मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, ये उसी की सजा है। सेठ रोहित को पूरी बात बता देता है। रोहित, अब मुझे तुम पर ही आशा है। तुम ही मुझे बचा सकते हो। एक बार मेरी ओर से राजा से बात करके देखो। नहीं सेठ जी, मेरी यहाँ पर नई नई नौकरी लगी है। मैं अगर राजा के पास बात करने जाऊंगा तो मुझे समस्या हो सकती है। इस प्रकार रोहित कई दिनों तक सेठ की बात को टालता रहा, लेकिन आखिरकार सेठ अपने आंसुओं से रोहित को मना लेता है। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजा से बात करूंगा और कहूंगा कि वो आपको छोड़ दे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहित। तुम देखना, मैं यहाँ से बाहर आऊंगा और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो रोहित, तब तुम्हें राजा की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। रोहित राजा के पास जाता है और राजा से सेठ को छोड़ने की बात करता है। महाराज, सेठ जी के आंगन में वह पेड़ मैंने लगाया था। दरअसल मैंने उसे एक साधु से प्राप्त किया था। सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। अच्छा, तो तुम ही हो वो जो हीरे का बीज लेकर आया था। सेठ ने तुम्हारे बारे में हमें बहुत सी बातें बताई हैं। सैनिकों, जाओ सेठ को कारावास से बाहर लेकर आओ। लगता है रोहित ने मुझे बचा ही लिया। महाराज, मैं तो आपसे पहले दिन से ही कह रहा था कि हीरे के बीज मेरे नहीं थे, वो तो एक रोहित के थे। और अब मुझे उम्मीद है कि उसके पास और भी जादुई बीज पड़े होंगे। सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे क्यों राजा से दंड करवाना चाहते हैं? अरे चुप हो जा। तेरे जादू टोने के कारण न जाने मुझे निर्दोष तो कितने दिनों तक कारावास की सजा मिली। अब तो तुझे राजा को ही जवाब देना होगा। क्या ये सेठ सच कह रहा है? क्या तुम्हारे पास और भी जादुई बीज हैं? जल्दी हमें बताओ। नहीं महाराज, ये मुझे फंसा रहा है। मेरे पास अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर होती तो मैं साधारण सैनिक की नौकरी क्यों करता? महाराज, ये आपको मूर्ख बना रहा है। आप इसे जेल में डाल दीजिए। कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, फिर इसके पास जितनी भी जादुई वस्तुएं हैं ये आपको सब कुछ दे देगा।
ये आपने ठीक नहीं किया सेठ जी। आपने मुझे दोबारा धोखा दिया। आपको अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। रोहित की बात सुनकर सेठ बहुत हंसता है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रतिदिन आपके लिए बहुत सारे हीरे लेकर आऊंगा। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, अब तुम जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, उस पेड़ पर जितने भी हीरे उगेंगे उस पर हमारा अधिकार है। तुम प्रतिदिन सारे हीरे लेकर हमारे पास आओगे। जी महाराज। सेठ स्वतंत्र होकर अपने घर जाता है। तुम आ गए क्या? तुम्हारा दंड समाप्त हो गया? राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो तुम क्या चाहती हो, मैं पूरा जीवन जेल में बिताऊं और तुम यहाँ मजे में रहो? कैसे बातें करते हो भला? किसी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति जेल में है? सेठ को राजा और रानी पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपने अपमान का बदला लेने की योजना बनाता है। दुष्ट राजा ने मुझे बहुत दिनों तक जेल में रखा है। उसने मेरा बहुत अपमान किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने अपमान का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। सेठ उस हीरे के पेड़ के पास जाता है। राजा ने इस हीरे के पेड़ के कारण मेरा बहुत अपमान किया है। अब इन्हीं मोतियों के कारण राजा को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। सेठ घर से निकलकर जंगल की ओर जाता है और एक तांत्रिक से मिलता है। मित्र, ऐसी योजना बनाओ कि राजा और रानी फिर कभी किसी का अपमान न कर सकें। मैंने बहुत समय अपना कारावास में बिताया है, केवल उस घमंडी रानी के कारण। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। लेकिन एक समस्या है। मित्र, बताओ क्या समस्या है? हम राजा और रानी पर सीधे वार नहीं कर सकते। हमें गुप्त योजना बनानी होगी। सेठ और तांत्रिक मिलकर गुप्त योजना बनाते हैं। तांत्रिक सेठ को एक लोटे में जल देता है। मित्र, तुम अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो, तुम्हें ये बलिदान देना होगा। जैसा मैंने कहा, तुम बिल्कुल वैसा ही करना। सेठ तांत्रिक के दिए हुए जल को ले जाकर हीरे वाले पेड़ में डाल देता है। अगले दिन राजा के सैनिक आते हैं। सेठ उन्हें बहुत सारे हीरे देता है। अपना सामान बांध लो, अब हम इस नगर में नहीं रहेंगे। अच्छा, क्यों कहते हो जी? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगे। अरे मूर्ख, तुम कभी कोई मेरी बात क्यों नहीं मानती? जल्दी से अपना सामान बांधो, क्योंकि हम यहाँ अधिक समय नहीं रह सकते। सेठ और उसकी पत्नी अपना सामान बांधते हैं और चुपके से वहां से निकल जाते हैं। उधर राजा के सैनिक हीरे लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी उन मोतियों से सुंदर हार बनवाती है। अरे वाह रानी, इस बार तो आपने इस हीरे से बहुत सुंदर हार बनवाया है। ये तो आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। जरा इसे पहन कर दिखाइए। रानी हार पहनती है, तभी राजा चिल्लाने लगता है, क्योंकि हार पहनते ही रानी पत्थर की हो जाती है। राजा की चीख पुकार सुनकर सभी कोई वहां आ जाते हैं। ये क्या महाराज, रानी तो मूर्ति बन गई, ऐसे कैसे हो सकता है? रानी तो हीरे का हार कितनी बार पहन चुकी है, लेकिन आज जो उन्होंने हार पहना तो पत्थर की हो गई। राजा बहुत सारे तांत्रिक और ज्योतिषियों को बुलाता है। क्या आप लोगों के पास कोई उपाय है जिससे रानी पहले की तरह हो जाए? आपको मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। बस आप लोग रानी को ठीक कर दीजिए। महाराज, मैंने सारे उपाय करके देख लिए, लेकिन महारानी पर किए हुए जादू का तोड़ हमारे पास नहीं है। महाराज, आपके इस कारावास में रोहित नाम का एक निर्दोष व्यक्ति दंड पा रहा है। मेरी ये इच्छा है कि आप उसे अभी छोड़ दें। मैं महारानी पर अपनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें ठीक कर दूंगा। महाराज, उसने हीरे का बीज अपनी दयालुता से प्राप्त किया था। जब उसने मेरी सहायता की थी, तब मैंने उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर रोहित को जेल से निकलवा दिया और सेठ को तलाश करके जेल में डालने को कह दिया। हमें क्षमा कर दो रोहित, हमने तुम जैसे निर्दोष को दंड दिया और इसी कारण आज रानी का ये हाल हुआ। साधु राजा को जल देते हैं। महाराज, ये अभिमंत्रित जल है। आप इसे महारानी की मूर्ति के ऊपर डाल दीजिए। महारानी पर किया हुआ सारा जादू समाप्त हो जाएगा। साधु महात्मा के दिए हुए अभिमंत्रित जल को महारानी के ऊपर डालते ही महारानी वापस ठीक हो जाती है। फिर रोहित खुशी खुशी अपना घर चला जाता है और इधर सेठ को उसके कर्मों का फल मिलता है।